नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। आईटीबीपी के पर्वतारोही दलों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बांटे प्रशस्ति पत्र। बोले, हिमवीरों से उत्तराखंड का है गहरा रिश्ता। मुख्य सचिव ने कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाने के दिए निर्देश। एम्स के विशेषज्ञों ने ठीक हुए लोगों को दी खास सतर्कता बरतने की सलाह। उत्तराखंड में सेब, मसालों और सूखे मेवों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित होंगे 4 उत्कृष्टता केंद्र। वित्तीय मदद पाने के लिए राज्य ने भारत सरकार को भेजा प्रस्ताव। और हरिद्वार में हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए लगाए जा रहे रेडियो कॉलर। कुंभ क्षेत्र में शिविरों की सुरक्षा के लिए की जा रही सोलर फेंसिंग। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटीबीपी के सिंहद्वार परिसर में गंगोत्री 2 शिखर और 6 अन्य चोटियों पर आरोहण कर लौटी टीमों के फ्लैग इन समारोह में भाग लिया। आईटीबीपी ने सितंबर में 6 अनाम चोटियों पर आरोहण के लिए पर्वतारोही दल भेजा था, जिसका नेतृत्व आईटीबीपी देहरादून सेक्टर की उप महानिरीक्षक अर्पणा कुमार ने किया। 8 सदस्यीय दल ने उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र की 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियों का आरोहण किया। उप महानिरीक्षक ने कहा कि इस कठिन अभियान के दौरान कुछ लोग बीमार भी हो गए थे। इसके बावजूद टीम ने पूरी मेहनत से अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। 6000 मीटर से अधिक ऊंची वाली जो पीक्स है उसको हमने क्लाइंब किया। ये बाकी एलआरपी से काफी अलग था, क्योंकि इसमें हम लगातार सुरक्षा दृष्टिकोण से हम पेट्रोल भी कर रहे हैं और ऊंचाई वाली पीक्स को भी चढ़ रहे हैं, और वो उस वांटेज पॉइंट से हम अपने एरिया का निगरानी कर रहे थे। तो ये डबल वो था और मुश्किल भी था, क्योंकि काफी इसमें दिक्कतें भी आती हैं, शरीर का वो नहीं रहता है, थोड़ा बहुत सारे बीमार भी पड़ गए थे। आईटीबीपी के एक अन्य दल ने उप सेनानी दीपेंद्र मान के नेतृत्व में उत्तरकाशी में 21,615 फीट की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री 2 चोटी पर आरोहण कर तिरंगा फहराया। इस दल में 26 पर्वतारोही शामिल थे। समारोह में मुख्यमंत्री ने दोनों दलों में शामिल सभी पर्वतारोहियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के जवानों ने शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा का परिचय देते हुए अपनी ड्यूटी के साथ पर्वतारोहण के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी और उत्तराखंड का गहरा रिश्ता है। अभी उत्तराखंड के 11,000 लोग आईटीबीपी में सेवारत हैं। सरकार की ओर से आईटीबीपी को हर संभव सहयोग दी जाएगी। बधाई देता हूं मेरी टीम को और उनके नेतृत्व को कि उन्होंने उच्च हिमालयी सीमांत क्षेत्रों में जाकर के और नई नई चोटियों को फतह किया है, और जो हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्व रखती हैं। हम सीमांत के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे हिमवीरों की वजह। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक में बोर्ड के संचालन से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में बोर्ड की ओर से तैयार कराए गए विभिन्न ड्राफ्ट रूल को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसे अब शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें पुजारियों, न्यासियों, तीर्थ पुरोहितों, पंडों और हक हकूकधारियों के अधिकारों और संरक्षण से संबंधित नियमावली भी शामिल है। इसके साथ ही बैठक में तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर व सभा मंडप आदि के जीर्णोद्धार पर भी सहमति बनी। केदारनाथ स्थित ईशानेश्वर मंदिर के नवनिर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में केदारनाथ में रावल व पुजारी आदि के कक्षों की मरम्मत, ऊखीमठ मंदिर के जीर्णोद्धार, बहुमूल्य पांडुलिपियों को डिजिटलाइज करने, कार्तिक स्वामी मंदिर को देवस्थानम बोर्ड के अधीन लाने और थैलीसैंड स्थित विंदेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार पर भी सहमति बनी। बैठक में बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने जानकारी दी कि 25 अक्टूबर तक चारधाम में 1,72,000 यात्री दर्शनार्थ आए हैं। बद्रीनाथ धाम मंदिर में
7 करोड़ 55 लाख रुपए और केदारनाथ मंदिर को 75 लाख रुपए की आय हुई। बोर्ड के सदस्य व बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। देखिए, निश्चित रूप से देवस्थान बोर्ड बनने के बाद उसकी नियमावली क्या होनी चाहिए उस समय एक ड्राफ्ट बैठक में आया है और कुछ सुझाव उसके अंतर्गत जो हम सब लोग तो हमने उसमें दिए हैं। एक मैं कह सकता हूं कि जब नए एक्ट के बाद जो आवश्यक चीजें हकों धारियों के संदर्भ में जो विषय निकल के आए थे उनका काफी समाधान उसमें हमने किया है। दूसरी बात, अनेकों दानी दाता जो भिन्न हमारे धामों के सौंदर्यकरण के लिए, उनके अच्छे उसके मंदिर का स्वरूप देने के लिए दान देने वाले थे, उनका भी हमने उसमें अनुमोदन किया है। और ये भी सुझाव दिए हैं कि बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो देवस्थान के तहत आ सकते हैं, तो उनके लिए भी हमने सुझाव मांगे हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कोरोना के मद्देनजर दीपावली और राज्य स्थापना सप्ताह के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना विभाग को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में होने वाली परेड में पुलिस विभाग को पोस्टर आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए इस प्रकार के स्लोगन हर जगह दिखाई देने चाहिए। उन्होंने छुट्टी के दिनों में पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देने को कहा। एम्स ऋषिकेश के विशेषज्ञों ने कोरोना का उपचार कराकर घर लौट रहे मरीजों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। उन्होंने चेताया है कि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में भले ही गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ हुए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क के अनिवार्य उपयोग के साथ ही उपयुक्त दवाओं का सेवन करना आवश्यक है। एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने सुझाव दिया कि स्वस्थ होकर घर लौटे लोग नियमित व्यायाम अवश्य करें और हमेशा गर्म पानी का सेवन करना न भूलें। एम्स अस्पताल प्रशासन के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा का कहना है कि उपचार कराकर लौटे मरीज विटामिन सी, जिंक और मल्टीविटामिन का सेवन भी करते रहें। रोगी यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं, उनको भी घर जाने के बाद कुछ दवाइयाँ हैं उनको लेना है, उनका सेवन करना है और कुछ तरीके अपनाना है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग उनको करना ही करना है, मास्क लगाना ही लगाना है, साथ में हैंड हाइजीन का इस्तेमाल करना ही करना है। इसके अलावा जो लोग ऑक्सीजनेशन की प्रॉब्लम में थे, जिनकी सांस वगैरह फूलती थी, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि आमतौर से आदमी सीधा ही सोता है। वो लोग जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम लेके गए हैं तो उनको उल्टे सोने की आदत डालनी चाहिए। उल्टा सोने से जो उनका ऑक्सीजनेशन है वो बेहतर हो जाता है। उत्तराखंड में सेब, मसालों और सूखे मेवों को बढ़ावा देने के लिए 4 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि व बागवानी मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि उत्कृष्टता केंद्र फसलों और फलों के अधिक पैदावार वाले बीजों पर अनुसंधान और विकास के लिए एक स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे। उत्पाद पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन और ब्रांड तैयार करने पर भी केंद्र में काम होगा। केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें राज्यों को उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिल सकती है। इस योजना का उपयोग करते हुए राज्य की ओर से प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के पास वर्तमान में सेलाकुई में सगंध पौधों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र है। टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्र नगर क्षेत्र में जैविक खेती के लिए एक अन्य उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण चल रहा है। नई टेक्नोलॉजी से हाइब्रिड प्लांटिंग मटेरियल हो या हाइब्रिड सीड्स हो जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सके, उस पर आज काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जिस तरह से हम लोग इस राज्य में चाहे मसाले की हो, मसाले की बहुत संभावनाएं हैं। हमारी क्लाइमेटिकल कंडीशंस हमको जो सेब के लिए, अखरोट के लिए बहुत अच्छी हैं और इनके माध्यम से हम किसान की आर्थिकी को बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि भारत सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 10 करोड़ रुपया
एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए देती है, तो उसके तहत हमने भारत सरकार से 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए मांगने का निर्णय लिया और उस पर काम चल रहा है। हरिद्वार में अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुंभ में यात्रियों की सुरक्षा और आबादी क्षेत्रों को हाथियों से बचाने के लिए वन विभाग ने हाथियों को रेडियो कॉलर लगाने का काम शुरू किया है। हरिद्वार से सटे राजाजी नेशनल पार्क और चीला रेंज से अक्सर हाथी आबादी की ओर रुख करके फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार वे लोगों पर भी हमला कर चुके हैं। ऐसे में आबादी क्षेत्र में हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए रेडियो कॉलर लगाए जा रहे हैं। फिलहाल एक हाथी को रेडियो कॉलर लगाया गया है। आबादी से सटे गांव में सोलर फेंसिंग और पत्थरों की दीवार भी बनाई जा रही है ताकि कुंभ क्षेत्र में जंगलों से सटे इलाकों में कैंप करने वाले अखाड़ों व साधु संतों को हाथी किसी प्रकार से नुकसान न पहुंचा सकें। हम लोगों ने अभी हाल ही में उन हाथियों को करीब 2-3 महीने से चिन्हित किया है और उनके मूवमेंट को देखा है कि कौन कौन से हाथी हैं, कौन कौन से हाथी लीड कर रहे हैं और उनको हम लोगों ने रेडियो कॉलरिंग का काम जो है प्रारंभ किया है, जिसमें कि एक हाथी को अभी बहुत जल्दी रेडियो कॉलर किया गया है और उससे क्या होगा कि इसके बाद भी कुछ हाथियों का हमें रेडियो कॉलर का इसमें करना है कार्य। तो ये हाथियों की हमें रियल टाइम लोकेशन मिल सकेगी हर घंटे की या 2-2 घंटे की और उससे जो हमारी टीमें वहाँ अलर्ट रहती हैं हाथियों को पुशबैक करने के लिए, उनको हम इनके बारे में एग्जैक्ट बता सकेंगे। टिहरी के जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने आज प्रतापनगर क्षेत्र को मुख्यालय से जोड़ने के लिए बनाए गए डोबरा चांठी पुल का निरीक्षण किया। देश के सबसे ऊंचे मोटरेबल सस्पेंशन पुल की अप्रोच रोड का भी उन्होंने जायजा लिया। जिलाधिकारी ने पुल की सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अभी यहाँ पर दुकानें लॉट हो गई हैं तो वो उसमें हम प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा व्यवस्थित उनको कुछ हम दे दें उसमें SOPs, तो उसके हिसाब से वो डेवलप हो ताकि यहाँ पर पुल में जस्ट चूंकि एकदम बिल्कुल जहाँ से पुल की शुरुआत होती है उधर है दुकानें, तो बेतरतीब ना हो जाए, इसके लिए हम कुछ यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। करीब 15 वर्ष बाद डोबरा चांठी पुल बनकर तैयार हो पाया है। करीब 3 अरब रुपए इसके निर्माण पर अब तक खर्च हुए हैं। पुल के निर्माण से प्रतापपुर नगर की 1.5 लाख से ज्यादा आबादी लाभान्वित होगी। अभी इस क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं, अब ये समय आधा रह जाएगा। क्या आपको पता है 9 तारीख को यहाँ इस पुल का उद्घाटन होने वाला है, तो यहाँ के सभी लोगों को बहुत फायदा मिलेगा इसका और हमें बहुत खुशी है कि और हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं इस पुल के लिए। यहाँ के लोगों को काफी 2 लाख लोगों को लगभग इसका फायदा मिलेगा। काफी लोग यहाँ जो पर्यटक भी आएंगे और बहुत अच्छा है यहाँ का। लेकिन काफी दूराई भी जो हमको बहुत दूर से जाना पड़ता था वो भी काफी सुविधाजनक हो जाएगा। 2 घंटे का रास्ता कम से कम 2 घंटे का रास्ता 2 घंटे में कम हो जाएगा, सफर कम हो गए। आत्मनिर्भर भारत के तहत बागेश्वर जिले में 50 महिलाओं को LED बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर उरेडा और आजीविका मिशन संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ब्लॉक कार्यालय सभागार में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 6 दिवसीय प्रशिक्षण में ये महिलाएं बागेश्वर जिले के 3 ब्लॉकों से प्रतिभाग कर रही हैं। इस तरह के प्रशिक्षण से महिलाओं में काफी उत्साह है, वे इसे स्वरोजगार का अच्छा जरिया बता रही हैं। ये NRLM और उरेडा और RCT की तरफ से जो महिलाओं को LED बल्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये शायद उत्तराखंड में यहाँ बागेश्वर में तो पहली बार है जिसमें सभी महिलाएं बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें सीख रही हैं और एक कुछ नई चीज़ भी है ये सीखने के लिए, जिसमें अभी जो लॉकडाउन चले थे, जो कोरोना की वजह से जितनी भी नौकरियां हैं लोग घर आके बैठे हैं क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। ये ऐसा रोजगार अब भारत सरकार ने समूह के माध्यम से महिलाओं को दिया है कि जो हम अपने घर पे बैठ के भी इसको शुरू कर सकते हैं और अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। हम इसमें इसलिए पहुंचे हैं कि हमें इसमें एक तो फायदा ये है, हम अपना घर का काम करके भी 4-5 महिलाएं मिलके इसको आराम से बना सकते हैं 1-2 घंटा टाइम निकाल के। बाकी जो भी हमारी महिलाएं हैं बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, क्यों हम अपने घर में इस सामान को ले जा करके एक जगह समूह के संगठन बनाकर कहीं पर भी अपने पंचायत घर में या कहीं भी हम इसको आराम से बना के बेच सकते हैं। महिलाओं को दिए जा रहे इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें घर बैठे स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण के बाद ग्रुप सेंटर बनाया जाएगा।
उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।